माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रीजनिंग का एनालॉजी है, जहाँ पे हम एनालॉजी देखेंगे कि कैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो पूरा इस वीडियो में देखेंगे, तो आप लास्ट तक जुड़े रहिए, आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, एनालॉजी, व्हाट इज द मीन ऑफ एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब क्या होता है? इसका एनालॉजी का जो हिंदी होता है वो उसे कहते हैं सदृश्यता। तो मैं हिंदी वाले मीडियम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ऐसा है कि मैं इसमें हिंदी नोट डाउन नहीं कर सकता। बाकी जो इंग्लिश रहेगा मैं उसे उसको ट्रांसलेट करके अपने से ट्रांसलेट, वैसे मैं समझाता तो हिंदी में हूँ, इंग्लिश में तो बोलता नहीं हूँ, ना इंग्लिश में समझाता हूँ हिंदी में ही हूँ। आप लोग थोड़ा जो है मतलब फॉलो करिए हमारी बातों को, और थोड़ा जो है अपनी जो है इंग्लिश को सुधारिए, वरना जो है दिक्कत होगी। क्योंकि जो है आप एडवोकेट बनने जा रहे हैं, लॉयर बनने जा रहे हैं और लॉ के स्टूडेंट हैं, तो मतलब लॉ पढ़ाएंगे। और वैसे भी हिंदी बहुत हार्ड होने वाली है लॉ में। आप जब वहाँ पे बेयर एक्ट खोल के देखेंगे तो बहुत ही हार्ड हार्ड वर्ड है। तो थोड़ा मतलब हिंदी जानते रहिए, बोलने तक जानते रहिए, बाकी जो है पूरा जो है फोकस आप इंग्लिश पर ही करिए, क्योंकि इंग्लिश ही आपको काम देगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश ही है। अगर आपको कोर्ट कचहरी तक रहना है तो ठीक है, हिंदी ठीक है फिर, वरना अगर हाई कोर्ट में तो दोनों लैंग्वेज काम करते हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है एनालॉगी। ये बेसिकली रीजनिंग में पूछा जाता है और सभी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, सीयूईटी हो, और फिर हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी, और सीयूईटी में जो बीएचयू या डीयू चाहे जो भी हो, तो वो बेसिकली हर जगह पूछा जाता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो इस टाइप के क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं, वो मैं लास्ट में बता दूंगा, जब ये पढ़ा दूंगा तो लास्ट में बता दूंगा कि वहाँ से बेसिकली कौन कौन से रीजनिंग से कौन कौन से पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो वैसे मैं उसका डिटेल वीडियो बनाया हूँ, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। एयू का जो सिलेबस है वहाँ पे पूरा जो है जाके देख सकते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और रही बात सीयूईटी की, तो सीयूईटी का जो है सिलेबस तो आप लोग जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो एक बार हमको कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि सर जो है लॉ के लिए, पीजी के लिए सीयूईटी का जो बीएचओ डीयू का क्या प्रोसेस है, क्या सिस्टम है। अगर आप कमेंट में जानना चाहते हैं, कमेंट कर दीजिए, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। अदरवाइज तो बाकी तो ये तो सब है ही है, जीएसजी के रीजनिंग, फिर उसके बाद मैथ, फिर उसके बाद लीगल। तो जो है वैसे भी क्लासेस चल ही रही हैं, तो जो है आप देखते रहिए वीडियो, आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा फिर भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो वैसे भी रीजनिंग का 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, आज ये तीसरा शायद लेक्चर होगा। तो अब धीरे धीरे आती रहेंगी, मैं कोशिश करूंगा कि यही जो है फरवरी तक जो है पूरा रीजनिंग कवर कर डालूँ। और तो सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सेल्फ स्टडी करते रहिए, एवरी डे पढ़ते रहिए, खासकर जो है लॉ को। और रही बात इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, मेन जो हिंदी और इंग्लिश है उसे भी पढ़ते रहिए। अभी मेरे पास इतना समय नहीं बन पा रहा है कि हिंदी और इंग्लिश पढ़ा पाऊँ, लेकिन कुछ कुछ ऐसा टॉपिक है जो मैं हिंदी और इंग्लिश में लेकर आऊंगा, अभी नहीं तो बाद में उसे लेकर आऊंगा। तो आज हमको बस रीजनिंग का एनालॉजी देखना है कि ये एनालॉजी क्या है, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, और इसको सवाल कैसे, इसके जो है सोल्यूशन कैसे होते हैं। तो एनालॉजी का मतलब क्या होता है? एनालॉजी मीन्स जो हिंदी का मतलब होता है, एनालॉजी का हिंदी जो मतलब होता है उसको सदृश्यता कहते हैं। ठीक है, मतलब समानता। एक प्रकार से इसको एकदम हिंदी इजी वे में समानता, जैसे ये देखिए सदृश्यता, ऐसे ही जब आप लॉ में हिंदी पढ़ेंगे तो ऐसे ही जो है हिंदी के वर्ड आते हैं, क्योंकि सदृशता और समानता इसे और हिंदी में और मतलब इजी वे में डिफाइन किया गया है। लेकिन ये जो सदृशता है वो ओरिजिनल हिंदी है। तो आप जो है एनालॉजी का हिंदी जो है सदृशता है। ये क्या कहता है कि एनालॉजी मीन्स कंपैरिजन बिटवीन वन थिंग एंड अनदर, मतलब किसी एक चीज का कंपैरिजन उसी वे में दूसरे चीज से कंपैरिजन करना। मतलब एक चीज का कंपैरिजन, एक चीज दिया हुआ है लेकिन हमको उसी वे में जो चीज दिया गया है उसी वे में जो दूसरा पूछा गया है उसका कंपैरिजन कैसे होता है, उसको जो है एग्जीक्यूट करके उसका जो है आउटपुट निकालना है। तो ये एनालॉजी के टाइप्स कितने हैं? बेसिकली एक वर्ड एनालॉजी में आता है, आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा, फिर एक तीसरा वर्ड होगा, आपको उस दो वर्ड, जो पहले 2 वर्ड दिए गए हैं, तीसरे वर्ड को रिलेट करके जो हमको चौथा वर्ड जो आउटपुट निकालना है उसका करना पड़ेगा। बेसिकली ये वर्ड एनालॉजी में आपका जीएस जीके से क्वेश्चन पूछता है, और ये एक कॉन्सेप्चुअल बेस होता है, इसमें कोई मैथ रीजनिंग लगाने लायक नहीं होता है। ये आपका जो है जीके का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, और आपका माइंड जो है कॉन्सेप्चुअल काम करना चाहिए। और ये नंबर एनालॉजी में यहाँ पे आपका नंबर सिस्टम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तो मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं लेकर आऊंगा नंबर सिस्टम। वहाँ पे नंबर सिस्टम में जितने भी फॉर्मेट हैं, चाहे वो अल्फाबेटिकल हो, सीरीज हो, या फिर जो है जैसे भी है सब बताऊंगा नंबर सिस्टम में। अभी बस इसमें मैं 2-3 क्वेश्चन रखा हूँ। और रही बात अल्फाबेट एनालॉजी, जो हमारा तीसरा लास्ट है। अल्फाबेट में ये है कि जो हमने कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ा है सेम वही है। कोडिंग एंड डिकोडिंग को कैसे हम लोग सोल्यूशन करते थे सेम वही अल्फाबेट एनालॉजी में, कुछ अलग नहीं है। बस इसमें बस थोड़ा यही है कि कंपैरिजन बिटवीन वन थिंग एंड अनदर। तो आप अगर कोडिंग और डिकोडिंग नहीं देखें तो यहाँ पे कुछ आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैंने कोडिंग और डिकोडिंग पूरा डिटेल में वीडियो बना दिया है, पढ़ा दिया है। वीडियो सेक्शन में जाइए, कोडिंग डिकोडिंग खोलिए, बहुत ईजी वे में पढ़ाया है और बिल्कुल आपको समझ में आएगा। मतलब ऐसा समझा दिया है, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो एक कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा दिया गया है और एक डायरेक्शन सेंस भी पढ़ा दिया है। तो आप अगर नहीं देखे हो, जाके आप वीडियो सेक्शन में देख लीजिए जो है। फिर उसके बाद इसको देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो है देखिए नंबर सिस्टम तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी इसमें 2-3 क्वेश्चन ही रखा हूँ। वहाँ पे पढ़ा दूंगा तो वहाँ पे डिटेल में हो जाएगा। लेकिन अल्फाबेट के लिए आपको जो है कोडिंग डिकोडिंग आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो पूरा जो है एक मैंने चार्ट बनाया है, जो हमारा जो है अल्फाबेट का क्या कोड है, किस पे मतलब प्लेस वैल्यू क्या है, उसको याद करना पड़ता है। अगर वो आपको नहीं याद है तो आपको मतलब क्वेश्चन में टाइम जाएगा, फंस जाएगा, क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा। तो आप उसे जाके पहले देख लीजिए, तब यहाँ पे आइए। अब ये इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो इसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं आपको, जैसे दे दिया एक एग्जाम्पल। तो ये मैं एक अपनी तरफ से एग्जाम्पल बताया, कह रहे कि ए इज जो है, ए इज फॉर एप्पल, मतलब APPL। सॉरी, ये माउस से लिखना पड़ता है तो इसलिए जो है थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे पेन टैब है नहीं, तो इसलिए दिक्कत हो जाए। तो क्या कह रहा है कि बी हमारा
क्या होगा। कह रहा है कि ए इज फॉर एप्पल, ए को एप्पल लिखा गया है तो बी को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखिए आप कह रहे हैं ए इज स्टैंड फॉर एप्पल, ए इज स्टैंड फॉर एप्पल, देन बी इज स्टैंड फॉर व्हाट, मतलब इसी सेम वे में पूछ रहा है कि ए इज स्टैंड फॉर एप्पल इन द सेम वे बी इज स्टैंड फॉर व्हाट। अगर ए एप्पल के जो इसमें कह रहा है कि ए जो है एप्पल को जो है स्टैंड करता है, ए एप्पल को जो है दर्शाता है, ए एप्पल को दर्शाता है, उसी अवस्था में बी किसको दर्शाएगा। अब यहाँ पे हम एबीसीडी नहीं पढ़ रहे हैं कि ए इज फॉर एप्पल बी इज फॉर बॉल, हम इसको ये नहीं कर सकते। ए इज फॉर एप्पल, ए इज फॉर तो एप्पल दिया है, लेकिन बॉल ऑप्शन में वहाँ पे मान लो बॉल दिया रहेगा, चलो यार हाँ ठीक है एबीसीडी पढ़े, ए इज फॉर एप्पल बी इज फॉर बॉल, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्या है, ए एक अल्फाबेट है, ए हमारा क्या है यहाँ पे एक अल्फाबेट है, बी भी हमारा एक अल्फाबेट है, चलो ठीक है। फिर उसके बाद ये एप्पल क्या है, एप्पल ये तो सेब है सबको मालूम है, लेकिन ये क्या है, कोई एक मतलब कोई एक इसका भी कोई एक कम्युनिटी होगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो ये क्या है, ये हमारा है एक फ्रूट है। तो ये जो है एक अल्फाबेट एक फ्रूट का रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ए इज फॉर एप्पल, मतलब ए स्टैंड करता है एप्पल को, ए रिप्रेजेंट करता है एप्पल को, मतलब एक अल्फाबेट ए है जो फ्रूट को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही बी एक अल्फाबेट है, यहाँ पर भी फ्रूट होना चाहिए, यहाँ पे अगर ए अल्फाबेट है तो ये फ्रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि यहाँ पे वेजिटेबल्स या अदर आ जाएगा। तो वैसे ही उसी सेम अवस्था में उसी सेम वे में इन द सेम वे बी इज फॉर कोई फ्रूट होगा, क्या होगा, बी से क्या है, अब इसको मतलब ए से तो एप्पल है, ए का पहला वर्ड, और यहाँ पे फोर जो है हमारा जो है फ्रूट में भी पहले वर्ड में ए आ रहा है, तो ए इज स्टैंड फॉर एप्पल, बी इज स्टैंड फॉर व्हाट, तो फ्रूट में कोई ऐसा फ्रूट है जिसमें जो है शुरू में बी आए, तो हाँ हमारे पास है क्या है, बनाना है। तो बनाना हमारे पास है कि वहाँ पे शुरू में जो है, ये मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाइएगा कि ये जो है बनाना है। तो वैसे ही समझ में आएगा नहीं कि ए इज फॉर एप्पल इन द सेम वे बी इज फॉर बनाना। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा, अगर नहीं भी समझ में आया, अभी हम आगे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको वहाँ पे समझ, इसमें बस ये कह रहा है कि हमको बस कॉन्सेप्चुअल समझना है, इसमें कोई रीजनिंग कोई फार्मूला कोई मैथ नहीं है, बस इसमें समझना है कि कह क्या रहा है। बहुत लोग यही देखेंगे हाँ यार ए इज फॉर एप्पल बी इज स्टैंड फॉर व्हाट, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा कि बी क्या लगाना पड़ेगा, तो सब कुछ दिया रहेगा, बनाना दिया रहेगा, बी से और कुछ भी दिया रहेंगे, बी से बॉल भी दिया रहेगा, तो सब लोग तो शुरू से वही पढ़ते हैं ए इज फॉर एप्पल बी इज फॉर बॉल, तो बॉल पे टिक मार देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एनालॉजी है, कह रहा है कि कंपैरिजन बिटवीन वन थिंग एंड अनदर, किसी एक चीज का कंपैरिजन उसी अवस्था में उसी सेम वे में दूसरे का कंपैरिजन करना, मतलब ए इज फॉर एप्पल, ए यहाँ पे अल्फाबेट है जो ए है, और एप्पल एक फ्रूट है जिसका जो है वर्ड, जो फ्रूट का एप्पल का वर्ड है उसका जो है लेटर ए, मतलब अल्फाबेट जो है, ये जो शुरू का अल्फाबेट है वो ए से शुरू है, मतलब ये तो ये मिल रहा है, ठीक है, मिलना भी चाहिए क्योंकि कंपैरिजन कर रहा है। और उसी अवस्था में क्या कर रहा है, ए स्टैंड फॉर फ्रूट, ए स्टैंड फॉर एप्पल, तो बी क्या होगा, तो बी स्टैंड फॉर जो है बनाना, बी स्टैंड फॉर फ्रूट, सेम वे हो गया। तो बस क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, नंबर एनालॉजी में भी सेम ऐसे ही रहेगा, ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पे 2 3 4 नंबर दिए रहेंगे, स्क्वायर या रूट में दिया रहेगा या फिर क्यूब में दिया रहेगा, फिर उसी को हमको मिला के तीसरे चौथे को मिला के चौथा निकालना पड़ेगा। ऐसे अल्फाबेट में भी दिया रहेगा, जैसे कोडिंग डिकोडिंग ऊपर ऊपर मैंने बताया, फिर उसी का सेम वे में हमको जो है चौथा निकालना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको यही है। और रही बात अल्फाबेट एनालॉजी के लिए, तो मैंने कोडिंग डिकोडिंग उसमें यूज होता है, नंबर एनालॉजी के लिए नंबर सिस्टम यूज होता है। और रही बात वर्ड एनालॉजी के लिए, तो कुछ जो है जीके की नॉलेज होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए। बाकी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, देन उसके बाद हम इसका जो है क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो है वर्ड एनालॉजी के लिए, तो जो पहला टाइप हमारा रहेगा जो वर्ड एनालॉजी रहेगा, तो उसके लिए कुछ हमको जीके का नॉलेज चाहिए, जीएस का नॉलेज चाहिए, कुछ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चाहिए, तब जाके वहाँ पे हमारा हो सकता है। तो वैसा ही है, जैसे अब हमारे पास आगे जैसे आप सामने देख रहे हैं कंट्री एंड कैपिटल है, कोई कंट्री है उसका कैपिटल क्या है, तो आपको कुछ चीजें पता होगी, या जितने यहाँ पे दिए हों वो सब पता होंगे, तो आपको पता है, लेकिन और भी लोग हैं उनको नहीं पता हो सकता है। तो ये मतलब आप भी जान लीजिए कि हम जीरो हैं, तो जीरो से हीरो बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो मतलब आपको नहीं पता है ऐसा ही मान के चलिए कि हमको भी नहीं पता है, चलिए हमारा एक बार रिवीजन हो जा रहा है। और जिसको नहीं जानना है तो उसको उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़िए, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आना ही आना है। इसमें कुछ करंट चीजें भी हैं, उसको भी मैंने मेंशन किया है। अब जैसे कंट्री एंड कैपिटल हो गया, कंट्री एंड करेंसी हो गया, कोई वर्क है वो कहाँ पे वर्क, उसका प्लेस क्या है, तो बेसिकली हम यही चीज देखेंगे। और क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, कुछ बाहर से नहीं, अगर एनालॉजी से आता है। बेसिकली ये सीयूईटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी में बहुत इंपॉर्टेंट, लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन एनालॉजी से आता है, और सीयूईटी से भी, सीयूईटी में भी आता है। एयू का देखिए मैं बता दिया, एयू का कोई भरोसा नहीं है, वो दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रीजनिंग के हैं पोर्शन जहां से वो क्वेश्चन देता है, उसको मैं लास्ट में आप बताऊंगा, जब वो बचा रहेगा महीना 1.5 महीना बचा रहेगा तब मैं बताऊंगा। अभी आप जो है बेसिकली आपको पढ़ना जरूरी है, कहीं से भी दे सकता है, मैं बता रहा हूँ, सिलेबस में भी मैंने डिस्क्राइब किया है कि एयू कहीं से भी दे सकता है, तो आपको पढ़ना जरूरी है। तो आइए इसमें हम देखते हैं कि कंट्री एंड कैपिटल है, कुछ कंट्री दी हुई है और उसका कैपिटल, कंट्री मतलब देश, कैपिटल मतलब राजधानी, हिंदी वाले जान लीजिए। कंट्री मतलब देखिए, अब इसके लिए तो मैं हिंदी नहीं लिखूंगा कि भैया चलिए हमको देश और फिर राजधानी अलग अलग लिखना है, इसको मैं हिंदी नहीं लिखूंगा। आप यहाँ से थोड़ा मतलब कॉपरेट करिए जो है, और अपने इंग्लिश को सुधारिए जो है, रोज डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, और जो है हो जाएगा, एक दिन हो जाएगा, ऐसा कोई वो नहीं है। तो ये मत कहा करिए कि सर हिंदी में ले आइए, अरे पढ़िए देखिए, बाकी तो मैं तो हिंदी में समझा ही रहा हूँ। तो कंट्री एंड कैपिटल, कंट्री मतलब देश हो गया, कैपिटल मतलब राजधानी, कोई एक कंट्री है उसका राजधानी सामने दिया हुआ है, तो कह रहा है कि अल्बानिया का राजधानी क्या होगा, ताइरान होगा। ये जो है आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, इसको 2 3 4 बार देखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे अपनी बुक से या आप कहीं से जो है इसका प्रैक्टिस करेंगे, तो वो खुद ब खुद याद हो गया। अल्जीरिया का जो है अल्जीर्स हो जाएगा,
बांग्लादेश, बांग्लादेश का ढाका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिसेंटली, क्योंकि यहाँ पे अभी करंट कुछ चीजें हो रही हैं, तो ये बांग्लादेश आ भी सकता है क्वेश्चन में। बारबाडोस का बार्जटाउन हो जाएगा, कनाडा का ओटावा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इजिप्ट का हो जाएगा कायरो, ये देखिए इजिप्ट एक कंट्री है और कायरो उसका कैपिटल है, ठीक है। इंडोनेशिया का जकार्ता हो जाएगा, इराक का बगदाद हो जाएगा, चाइना का बीजिंग हो जाएगा, इसको भी आप देख लीजिए, चाइना का ये भी इंपॉर्टेंट है। कुवैत का कुवैत सिटी, एक ये भी है, कुवैत का कुवैत सिटी, बहुत लोग कुवैत सिटी नहीं जानते कि सोच रहे हो कुवैत सेम से नहीं होता, तो कुवैत का कुवैत सिटी हो जाएगा। श्रीलंका का जो होता है कैपिटल वो होता है श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। फिर उसके बाद स्विट्जरलैंड का है बर्न, थाईलैंड का है बैंकॉक, जापान का है टोक्यो, ये भी इंपॉर्टेंट है जापान वाला। यूके का लंदन, इसको तो आपको पता ही होगा। यूएसए का वाशिंगटन डीसी है, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का वाशिंगटन डीसी है। रसिया, रसिया का मास्को है, रसिया का मास्को है। ग्रीस का एथेंस है, ग्रीस का देख लीजिए एथेंस है। यूक्रेन का कीव है। अब देखिए यहाँ पे कुछ करंट चीजें, एक करंट चीजें मैंने आपको क्या बताया, बांग्लादेश जो है चर्चा में है, तो ये करंट चीजें हैं, इसको आप देख लीजिए। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा चर्चा में एक ये हमारा रसिया हो गया और एक ये यूक्रेन हो गया, इसको तो आप जो है करेंसी और कैपिटल एकदम रख लीजिए, ये जीके में भी आएगा और एनोलॉगी, मैंने बोला ना एनोलॉगी में भी आ सकता है, क्योंकि अगर ये एनोलॉगी में पूछा, कभी पूछ लेता है कि जैसे अपना क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अब यूक्रेन से रिलेट करके मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे पूछ लिया। मान लीजिए पूछ लिया कि इंडिया है, इंडिया में रुपीस चलता है, तो यूक्रेन में क्या चलेगा, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। मैंने बोला ना कंपैरिजन बिटवीन वन थिंग एंड अनदर, इंडिया में रुपीस है तो यूक्रेन में क्या चलेगा, तो यूक्रेन का जो करेंसी होगा वही चलेगा, बस हमको वही लिखना है। मैंने बोला ना रसिया और यूक्रेन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीके के भी पर्पज से, हर एक चीज के पर्पज से, साइंस के भी पर्पज से, क्योंकि वहाँ पे भाई जो है बमबारी हो रही है, ये है सब इधर उधर तो हो ही रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रसिया का हमारा जो है मास्को कैपिटल हो गया, यूक्रेन का कीव हो गया। इसको जो है अगली बार प्रीवियस ईयर में जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी आया था, सीयूईटी में भी आया था और लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी आया था, तो आप इस बार भी आएगा, क्योंकि अभी भी वहाँ पे जो है वार चल ही रहे हैं, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते। एक बार जीके में भी देख लीजिएगा, जीके में देख लेंगे तो आपको वहाँ से रसिया, उसका कैपिटल, फिर उनके प्रेसिडेंट जितने हैं सब देख लीजिए, यूक्रेन का जो है कैपिटल है, करेंसी क्या है, प्रेसिडेंट और कैसा सिस्टम है वो देख लीजिए बस। फिर उसके बाद हमारा कंट्री एंड कैपिटल में इतना ही है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ से क्वेश्चन जो है बनते हैं। और भी अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, फिर उसके बाद नहीं याद है, जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, जब नया नया चीज आएगा तो वहाँ से आपको याद होता रहेगा। अब हमारा जो है नेक्स्ट आ गया है कंट्री एंड करेंसी। अब हम किसी देश का उसका करेंसी क्या है वो देखेंगे, तो आइए सामने देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कौन सा करेंसी चलता है, डॉलर चलता है। जापान में कौन सा चलता है करेंसी, येन चलता है। रसिया में क्या चलता है, रबल। अभी मैंने बोला ना रसिया बहुत इंपॉर्टेंट है, रसिया और यूक्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रसिया में क्या चलता है, रबल चलता है। फिर उसके बाद स्पेन में क्या चलता है, पेसेटा। स्पेन में देखिए ये पेसेटा, जब कुछ कुछ ऐसे पर्टिकुलर चीजें वर्ड होते हैं, कुछ यूनिक वर्ड होते हैं जो हर जगह नहीं होते, तो उसको आप छोड़ नहीं सकते। जैसे स्पेन पेसेटा, ये पेसेटा भाई करेंसी है, कुछ और नहीं है, तो ये भी आ सकता है, ये एक यूनिक वर्ड है। अर्जेंटीना में क्या है, पेसो है। अभी ये अर्जेंटीना हमारा जो है एक जीके का पार्ट हो गया, अर्जेंटीना यही जो है फीफा वर्ल्ड कप जीता है ना, तो एक जीके का पार्ट ये भी हो गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि वहाँ पे करेंसी क्या है, पेसो। म्यांमार में अपना क्या है, क्या करेंसी है। इराक में जो है करेंसी है मीनार। यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात में जो है दिरहम चलता है। दुबई, बेसिकली इसको दुबई के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पे दिरहम दिरहम चलता है। साउथ कोरिया में वॉन, वहाँ पे करेंसी वॉन चलता है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा करेंसी चलता है, डॉलर। यूके में क्या चलता है, पाउंड। और स्वीडन में क्या चलता है, क्रोना। नीदरलैंड्स में गिल्डर है। ग्रीस में यूरो करेंसी चलता है। ईरान में रियाल चलता है। देखिए रियाल ईरान में भी चलता है और एक हमारा सऊदी अरब में भी रियाल चलता है। फिर उसके बाद थाईलैंड में बाहट। फिर उसके बाद कुवैत में दिनार, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुवैत का कभी कभी पूछते हैं, कभी कभी ऐसे रिलेट कर देते हैं कुवैत और दुबई से। फिर बांग्लादेश में टका चलता है। अब यूक्रेन का यहाँ पे हो सकता है नहीं लिखा गया, तो आप यूक्रेन का जो है करेंसी देख लीजिएगा। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है यूक्रेन का जो है, तो आप यूक्रेन का देख लीजिए। रसिया का तो यहाँ पे बता दिया रूबल है, रसिया रूबल मतलब ऐसे ही है रूबल, वहाँ पे आप देखेंगे लिखा रहेगा। तो यूक्रेन का देख लीजिएगा, यूक्रेन का क्या है, ठीक है। आपको जो है इतना इंपॉर्टेंट है, एक यूक्रेन का छूट गया है, आप यूक्रेन का देख लीजिएगा। मुझे उस वक्त नहीं याद आ रहा था जब मैं इसे बना रहा था, तो आप यूक्रेन का देख लीजिएगा, जरूर से जरूर देख लीजिए, वरना मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा यूक्रेन का करेंसी क्या है, तो आप जो है यूक्रेन का देख लीजिएगा। अब आगे हम देखेंगे कुछ हमारे जो है, आगे हमारा जो है कुछ वर्कर्स हैं और उनका वर्क प्लेस क्या है, मतलब कुछ वर्कर्स हैं, कुछ काम करने वाले हैं, वो किस जगह पे काम करते हैं, अब वो हम देखेंगे। जैसे लॉयर और एडवोकेट, ये कहाँ काम करते हैं, कोर्ट में काम करते हैं। कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कचहरी, ये सब लॉयर और एडवोकेट कहाँ काम करते हैं, कोर्ट में। वैरियर योद्धा, ये कहाँ पे काम करते हैं, बैटलफील्ड, जहाँ पे जंग की मैदान होती है। डॉक्टर बेसिकली वो हमारे सब जानते हैं हॉस्पिटल में। गैम्बलर मतलब यहाँ पे देखिए जुआरी लिखा हुआ है, गैम्बलर यहाँ पे कसिनो में। फिर उसके बाद वर्कर जो नॉर्मल वर्कर होते हैं फैक्ट्री में करते हैं। मैकेनिक गराज में करते हैं। शेफ जो खाना बनाते हैं वो कहाँ करते हैं, किचन में करते हैं। एक्टर स्टेज पे काम करते हैं। ये नहीं एक्टर मूवी में नहीं, एक्टर स्टेज पे काम करते हैं। कोई एक स्टेज होता है, मूवी तो वो हमको प्रेजेंट करने के लिए दिखाया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद सर्वेंट क्या है, सर्वेंट नौकर, वो कहाँ पे काम करते हैं, हाउस में काम करते हैं। फार्मर हमारे जो है किसान, वो कहाँ पे काम करते हैं, फील्ड मतलब मैदान में। फिर उसके बाद साइंटिस्ट वैज्ञानिक कहाँ पे काम करते हैं, लेबोरेटरी में, जहाँ पे पूरा लेबोरेटरी वगैरह जहाँ पे उनके वर्क का सामान रहता है। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे। वेटर जो है रेस्टोरेंट में सब जानते हैं। फिर उसके बाद अंपायर कहाँ पे करता है, पिच पे। अब देखिए वो पिच पे करता है, ग्राउंड पे नहीं, तो वो जो पिच वहां से वहां तक होता है, एक उसको पिच ही कहते हैं। ग्राउंड में तो
सारे प्लेयर आ जाते हैं। ग्राउंड आप उसको नहीं कह सकते, पिच कहेंगे। फिर उसके बाद टीचर कहाँ पे काम करता है? स्कूल में काम करता है। ब्यूटिशियन जो पार्लर जो जहाँ पे मतलब हमारे गर्ल्स को जहाँ पे मेकअप करवाया जाता है, उनको जो करते हैं उनको ब्यूटिशियन कहते हैं। कहाँ पे करते हैं? पार्लर में, ठीक है। इंजीनियर साइट पे काम करता है। फिर उसके बाद पेंटर गैलरी में काम करता है। एस्ट्रोनॉमर मतलब खगोलविद, ये कहाँ पे काम करते हैं? ऑब्जर्वेटरी मतलब वेधशाला में। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट कहाँ पे? थिएटर में काम करते हैं। सेलर शिप में, ठीक है। सेलर जो मतलब सेलर वही जो है हमारे नाव वाले, जो सेलर इधर से उधर जो सामान को पहुंचाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले बेसिकली। फिर वो कहाँ पे काम करते हैं? शिप पे काम करते हैं। तो ये हमारा कुछ वर्कर थे और उनका वर्क प्लेस था। आप इसे देख लीजिए, 4 से 5 बार देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, खुद ब खुद याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है अलग से। फिर उसके बाद अब हमारा अगला आता है, आपकी स्क्रीन के सामने कुछ हमारे पास प्रोडक्ट है, उनके रॉ मटेरियल क्या है? प्रोडक्ट है, कुछ प्रोडक्ट है, वो रॉ मटेरियल कहाँ से बने हैं? जैसे जैगरी, जैगरी का मतलब होता है गुड़, गुड़ शुगर केन गन्ने से बनता है, ठीक है। जैसे चीनी, चीनी भी वही है। जैगरी गुड़ कहाँ से बनता है? गन्ने से बनता है। पेपर, ये पल्प, पल्प मतलब लुगदी, जो पेपर बेसिकली जिसपे हम लोग राइट करते हैं, कॉपीज नहीं पेपर होते हैं। पल्प पेपर, पेपर कहाँ से बनता है? अब ऐसे ही क्वेश्चन आता है और ऐसे पूछता भी है, पेपर कहाँ से बनते हैं? पल्प मतलब लुगदी। हिंदी वाले देख लीजिएगा, जो चीज आपको नहीं पता है मैं कह तो रहा हूँ, मैं लिख भी देता हूँ, बता भी देता हूँ, तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। बाकी तो हिंदी इंग्लिश बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पढ़ते रहेंगे तो आ जाएंगे। कुछ वीडियो हैं हमारे जो हिंदी में नहीं हो पाते हैं, और कुछ वीडियो जो होते हैं हो जाते हैं, तो इजीली मैं उनको लिख भी देता हूँ, आपके सामने होते हैं। शूज, जूते जो है किससे बनते हैं? लेदर से बनते हैं। ज्वेलरी, आभूषण किससे बनते हैं? गोल्ड से, सोना से। क्लॉथ, कपड़े किससे बनते हैं? फाइबर से होते हैं। ऑमलेट, ऑमलेट मतलब जो हम लोग खाते हैं, ऑमलेट किससे बनते हैं? एग से बनते हैं, अंडे से। स्टैग, स्टैग जो होता है बोरी होता है, ये किससे बनता है? जूट, जूट एक मतलब बेसिकली ये रस्सी वाली बोरी होती है, आप लोग देखे होंगे भाई, स्टैग बोरी कहते हैं। किससे बनता है? जूट, ठीक है। फिर उसके बाद मेटल, मेटल मतलब धातु, किससे बनते हैं? और मतलब अयस्क से। बुक किससे बनते हैं? पेपर, पेपर किससे बनता है? यहाँ पे लिखा है पल्प मतलब लुगदी, और बुक किससे बनता है? पेपर से बनता है। प्रिज्म, प्रिज्म ग्लास से बनता है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वांटिटी एंड यूनिट है। लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। वॉल्यूम का लीटर है। फिर उसके बाद पावर का वाट है। मास का जो है हमारे पास किलोग्राम है। करंट का एम्पियर है, ठीक है। पोटेंशियल का वोल्ट है। फिर उसके बाद टाइम का हमारे पास जो है सेकंड्स है। फिर उसके बाद वर्क का जूल है। फिर उसके बाद प्रेशर का पास्कल है। फिर उसके बाद टेम्परेचर का डिग्री है। फिर उसके बाद एंगल का रेडियन है। फिर उसके बाद हमारा एरिया का जो है यूनिट हेक्टेयर है। ये बेसिकली इतने हमारे प्रोडक्ट और उसके रॉ मटेरियल हो गए, क्वांटिटी और यूनिट हो गए। तो इसको आप देख लीजिए, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और बाकी जो है अब इस पे हम कैसा क्वेश्चन आएगा वो देखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने एनालॉगी बेस्ड जो है क्वेश्चंस हैं। तो एनालॉगी का जो क्या था मैंने वो तो देख लिया, अब इस पे जो क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैंने देखेंगे। जैसे आपको एग्जांपल में मैंने पहले ही बता दिया था, जो फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया था कि ए इज़ रिटन फॉर एप्पल, ठीक है। ए इज़ रिटन फॉर एप्पल इन द सेम वे बी इज़ रिटन फॉर व्हाट। कह रहा है कि ए को एप्पल लिखा जाता है, उसी अवस्था में बी को क्या लिखा जाता है। अब हमको यहाँ पे देखिए ये इससे मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको जो है हिंदी में समानुपाती कहते हैं। तो इससे हमको नहीं मतलब है, हमको बस यहाँ से इतना मतलब है, फिर यहाँ से इतना मतलब है, ये सब क्या बिंदी उंदी है हमको इससे नहीं मतलब है। बस हमको देखिए क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं, अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा, इसको कैसे मतलब एग्जीक्यूट किया जाएगा कि हमको आउटपुट मिल जाए। कि यहाँ पे क्या करें कि ए इज़ रिटन फॉर एप्पल, या ए बिलोंग्स टू एप्पल, या ए को एप्पल लिखा गया है, ए इज़ रिटन फॉर एप्पल, ए बिलोंग्स टू एप्पल, ए स्टैंड फॉर एप्पल। इतने इतने वे से हम इसको पढ़ सकते हैं। देन व्हाट इज स्टैंड फॉर बी, बी उसी अवस्था में बी इज रिटन फॉर व्हाट, बी इज स्टैंड फॉर व्हाट, बी इज रिलेट फॉर व्हाट। उसी अवस्था में बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए को एप्पल लिखा गया है तो उसी अवस्था में बी को क्या लिख सकते हैं? बी को बनाना लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, जो तीनों टाइप के हैं, जो है वर्ड वर्ड बेस्ड में हैं, फिर उसके बाद जो है नंबर पे भी है, और जो है अल्फाबेट पर भी है। तो आइए जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मून, सैटेलाइट, अर्थ एंड क्वेश्चन मार्क। क्या है? मून, सैटेलाइट, अर्थ एंड क्वेश्चन मार्क। अब ये कह क्या रहा है? कह रहा है कि मून इज ए सैटेलाइट। मून क्या है? चंद्रमा हमारा क्या है? एक उपग्रह है। मून इज ए सैटेलाइट। देन अर्थ इज स्टैंड फॉर व्हाट। देखिए ऐसे ही जिस तरह से मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, जिस तरह से मैं क्वेश्चन को बना रहा हूँ, अगर आप भी बनाएंगे तो आप उस आउटपुट तक जो है पहुंच जाएंगे, आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। मून, मून इज स्टैंड फॉर सैटेलाइट मतलब चंद्रमा, चंद्रमा जो है एक उपग्रह है। तो अर्थ मतलब पृथ्वी क्या होगा? अर्थ स्टैंड फॉर वर्ड्स। तो हमारे पास ऑप्शन देखते हैं, ए है सन है, बी है प्लैनेट है, सी है सोलर सिस्टम है, डी है एस्ट्रॉयड है। अब अर्थ क्या होगा? अर्थ क्या है? यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है? सन, अर्थ, अर्थ जो हमारा वो सन तो हो नहीं सकता, क्योंकि सन एक स्टार है, वो अलग से ही है, ये हो नहीं सकता। फिर सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम तो हो नहीं सकता, क्योंकि सोलर सिस्टम में ही तो सारे आते हैं, अर्थ और मून आते हैं, ये भी नहीं हो सकता। एस्ट्रॉयड ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो बचा क्या? प्लैनेट। और बेसिकली हम सब जानते हैं कि अर्थ एक प्लैनेट होगा। हमको इसी अवस्था में कह रहे हैं ना कि मून एक क्या है? मून हमारा सैटेलाइट है। इन द सेम वे अर्थ स्टैंड फॉर प्लैनेट। तो हमारा जो है क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर मिल गया। अब कह रहा है कि मेल्ट, मेल्ट, लिक्विड, फ्रीज, देन क्वेश्चन मार्क। मेल्ट, लिक्विड, फ्रीज, देन क्वेश्चन मार्क। मतलब मेल्ट, कोई चीज़ को मेल्ट कर दिया गया है, कोई चीज़ को एकदम गर्म कर दिया गया है, वो फिर लिक्विड, लिक्विड मतलब तरल पदार्थ हो गया है। फिर उसके बाद फ्रीज, ठंडा करने पर वो क्या होगा? कह रहा है कि मेल्ट करने पर लिक्विड हो जा रहा है, कि मतलब कोई चीज़ को मेल्ट करने पर उसको लिक्विड हो जा रहा है। मतलब कोई चीज़ पहले से सॉलिड है, लेकिन जब हम उसको मेल्ट कर रहे हैं तो वो लिक्विड हो जा रहा है, ठीक है। इसको आप समझ रहे हैं कि नहीं? कोई चीज़ पहले से सॉलिड है, मेल्ट बेसिकली ये जो है गर्म करने पर होता है, आग से होता है, ठीक है। कोई चीज़ सॉलिड है, उसको हम मेल्ट कर रहे हैं, मेल्ट करने पर लिक्विड हो जाए। जैसे सोना हो गया, अगर सोना को आग में रखोगे, मेल्ट करोगे, वो तो एकदम लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। उसी 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 का ही कह रहा है कि मेल्ट करने पर लिक्विड होता है, तो फ्रीज करने पर क्या होगा?
फ्रीज मतलब ठंडा। जब हम कोई चीज़ पानी लेते हैं, जैसे वो लिक्विड रहता है, ऑलरेडी वो लिक्विड हो गया, ठीक है। अब उसी पानी को अगर हम फ्रीजर में रख दें, फ्रीज करने लगे, तो क्या होगा, 1 घंटे बाद वो बर्फ बन जाएगा, मतलब सॉलिड हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे कोई चीज़ पहले से सॉलिड था, उसको हमने मेल्ट किया, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब उसी सेम वे में, उसी अवस्था में कोई चीज़ फ्रीज करने पर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क में। अब देखते हैं, आइस, आइस तो एक बर्फ ही है। कंडेंस मतलब गाढ़ा करना, कंडेंस वो गाढ़ा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो है एक हिसाब से कह सकते हैं आप, लिक्विड के तरल पदार्थ में ही गाढ़ा आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। फिर उसके बाद क्रिस्टल, ये तो अलग ही होता है। अब ये बचा सॉलिड। फ्रीज करने पे आइस बनेगा, लेकिन क्या होगा, वो सॉलिड होगा। हमको उसी अवस्था में, तीन ही अवस्था तो होता है, तीन ही तो होते हैं, लिक्विड होते हैं, सॉलिड होते हैं और गैस होते हैं। हमको ये जो इसी फॉर्म में है, इसी फॉर्म में चाहिए ना, कि आइस तो बनेगा, फ्रीज करने के बाद आइस तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए जो यहाँ पे दिया है, मेल्ट। जैसे यहाँ पे देखिए आइस, मान लीजिए यहाँ पे पहले पहले ये देखिए, कोई चीज़ बर्फ था, हमने उसको मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद वो लिक्विड में बन गया। अब यहाँ पर भी जो है वही, कोई चीज़ फ्रीज है, हम कोई चीज़ या पानी ही है या कोई चीज़ लिक्विड है, उसको फ्रीज करेंगे, वो जो है आइस बनेगा। अब आइस क्या होता है, सॉलिड होता है। हमने जो है केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, क्या होता है, गैस होता है, लिक्विड होता है और सॉलिड होता है, ये तीन ही फॉर्म होते हैं केमिस्ट्री में। तो बेसिकली हमको उसी सेम वे में, मेल्ट करने पर लिक्विड होता है, तो फ्रीज करने पर क्या होगा, फ्रीज करने पर आइस नहीं होगा, आइस पे मत जाइएगा, क्या होगा, फ्रीज करने पर सॉलिड होगा, क्या होगा हमारा, सॉलिड होगा। ये नहीं होगा, ठीक है, इस पे मत जाइएगा। कह रहा है कि मेल्ट करने पर लिक्विड होगा, तो फ्रीज करने पर सॉलिड होगा, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि क्लॉक दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और थर्मोमीटर दिया है, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, हमको आंसर निकालना है। एनालॉजी में ऐसे कंपैरिजन बिटवीन वन वन थिंग टू अनदर थिंग, मतलब कोई एक चीज़ का कंपैरिजन उसी सेम वे में, उसी सेम अवस्था में दूसरी चीज़ से कंपैरिजन करना। क्लॉक, क्लॉक क्या बताता है, समय बताता है। क्लॉक क्या बताता है, समय बताता है। क्लॉक टेल अस टाइम, क्या कह रहे हैं, क्लॉक टेल्स अस टाइम, क्लॉक मतलब घड़ी हमें समय बताता है। देन थर्मामीटर इज व्हाट, थर्मामीटर इज व्हाट, क्लॉक स्टैंड फॉर टाइम, देन थर्मामीटर इज स्टैंड फॉर व्हाट। अगर क्लॉक यहाँ पे घड़ी हमको समय बता रहा है, तो थर्मामीटर हमको क्या बताएगा, अब वो हम ऑप्शन देखेंगे तब पता चलेगा। रेडिएशन बताएगा, बिल्कुल नहीं बताएगा। एनर्जी बताएगा, बिल्कुल नहीं बताएगा। हीट बताएगा, बिल्कुल नहीं बताएगा। क्या बताएगा, टेम्परेचर बताएगा। थर्मामीटर क्या बताएगा, टेम्परेचर बताएगा। जैसे हम डॉक्टर के यहाँ, जब हमको फीवर हो जाता है हम लोगों को, तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, फिर वो हमें हमको थर्मामीटर लगाते हैं, तो हमारे वहाँ पे जो है फीवर का, जो है हमारी बॉडी का टेम्परेचर पता चल जाता है कि कितने जो है सेल्सियस, कितने डिग्री पे हमारा जो है क्या चीज़ है। तो ठीक है, वही बेसिकली यहाँ पे घड़ी हमको समय बता रहा है, तो उसी सेम अवस्था में थर्मामीटर हमको क्या बताएगा, टेम्परेचर बताएगा, टेम्परेचर बताएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको बेसिकली समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो हमको कमेंट सेक्शन करिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा यार, 2 से 3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी है, बहुत ईजी, और मज़ा आता है एनालॉजी लगाने में, क्योंकि ये आपको मतलब बिल्कुल आपसे जो है फिजिकली तौर पे, या जो रोज़ सुबह शाम करते रहते हैं, देखते रहते हैं, सब वही से रिलेट होता है। बाकी इसमें कुछ नहीं है। थोड़ा, हाँ, थोड़ा टिपिकल, थोड़ा टफ जो है किसमें पड़ता है, नंबर वाले में पड़ता है, नंबर एनालॉजी में। बाकी अल्फ़ाबेट में तो मैंने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा दिया, उससे बाहर एक भी नहीं आएगा। उतना क्वेश्चन कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए और उसको रट लीजिए, जो प्लेस वैल्यू बताया है। नहीं देखे हैं तो आप जाके वहाँ से फिर देखिए। मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ कि आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन 4 देखिए, कह रहा है कि मुस्लिम दिया हुआ है, मॉस्क्यू दिया हुआ है, सिख सिख, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, मुस्लिम, मॉस्क्यू, सिख, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सिक्स मतलब सिक्स, वो सिक्स मतलब ये जो हमारे जो सरदार लोग होते हैं, इनको सिक्स मतलब वो सिक्स ना समझिएगा कि 6 नंबर वाला, ठीक है, एक्स नहीं, यहाँ पे एस निकल रहा है। देखिए मुस्लिम क्या है कि कहाँ पे, मुस्लिम जो है मॉस्क्यू में जाते हैं, मुस्लिम जो मुसलमान होते हैं वो मस्जिद में जाते हैं, मॉस्क्यू मतलब मस्जिद, मुसलमान मस्जिद में जाते हैं, तो सिख कहाँ पर जाएंगे, सिख जो होते हैं वो कहाँ पर जाएंगे, तो हम आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए कोई एक मस्जिद, ये पर्टिकुलर एक मस्जिद का नाम नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल नाम नहीं दिया है। यहाँ पे बस मॉस्क्यू मतलब मॉस्क्यू, जितने भी मस्जिद हैं सभी को डिफाइन किया गया है, जितने भी मस्जिद के नाम है सभी को डिफाइन किया गया है। यहाँ पे जिस हिसाब से मुस्लिम मॉस्क्यू में जाते हैं, तो सिख उसी अवस्था में कहाँ पे जाएंगे। जैसे अब देखिए इसको को रिलेट करिए, मुस्लिम एक ये रिलीजन हो गए, एक ये हो गए, अब ये मॉस्क्यू एक जो है प्लेस है, एक प्लेस है, यहाँ पे इनके प्रेयर करने का प्लेस है, तो इनके भी एक प्रेयर करने का प्लेस होगा। उस प्रेयर करने के प्लेस का नाम नहीं है तो यहाँ पर भी नाम नहीं होना चाहिए। ये बस प्रेयर करने का प्लेस का नाम है, तो यहाँ पर भी प्रेयर करने के प्लेस का नाम होना चाहिए। तो बेसिकली हम ऑप्शन में देखते हैं, क्या गोल्डन टेम्पल, क्या सिख गोल्डन टेम्पल में जाएंगे। मुस्लिम मॉस्क्यू में जा रहा है, जा सकते हैं, आगे देखते हैं। मुस्लिम मॉस्क्यू में जा रहा है, सिख कहाँ पे जाएगा, मदीना में जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये इसको काट दीजिए। टेम्पल, टेम्पल मतलब मंदिर, यहाँ पे लिख दीजिए। तो क्या सिख मंदिर में जाएंगे, टेम्पल में जाएंगे, यहाँ पर भी नहीं जाएंगे, इसको भी काट दीजिए। अब एक ये नन ऑफ दीज दिया है। अब यहाँ पे हमारा ए और डी में दो तो हमारा जो है कट गए, बचा ए और डी, या तो नन ऑफ दीज होगा या तो गोल्डन टेम्पल होगा। अब ये गोल्डन टेम्पल है क्या, ये यहाँ तो सिख जाते हैं, लेकिन ये गोल्डन टेम्पल एक जो है टेम्पल का नाम है, ठीक है, ये प्लेस तो नहीं है, ये मतलब एक टेम्पल का नाम है, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर नाम होता तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं दिया होता, या तो यहाँ पे दिया होता मक्का, या तो यहाँ पे दिल्ली का जामा मस्जिद, ऐसा कुछ दिया होता, ठीक है, तब वहाँ पे हम गोल्डन टेम्पल लगा सकते हैं। लेकिन ये मॉस्क्यू पूरे मतलब जितने भी मुस्लिम के मॉस्क्यू हैं, लाइक अपने दिल्ली में दिल्ली का जामा मस्जिद, अगर यहाँ पे दिया होता तब उस हिसाब से गोल्डन टेम्पल हम लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मॉस्क्यू मतलब जितने भी मस्जिद है सब आ रहे हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे सिख कहाँ पे जाएंगे, नन ऑफ दिस, ये भी नहीं हो पाएगा। क्या होगा, नन ऑफ दिस, कहाँ पे जाएंगे, गुरुद्वारा, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं देख लीजिएगा। अब मैंने बोला ना कुछ चीज़ें होती हैं जो है इंग्लिश नहीं याद रहती हैं, तो आप भी लोग जो है, हम भी यार जो है मतलब हिंदी मीडियम के ही स्टूडेंट हैं, तो पढ़ते पढ़ते इंग्लिश स्ट्रांग हो गया है, तो आप लोग का भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहाँ जाएंगे, सिक्स सिक्स जो है हमारे वो गुरुद्वारा, बेसिकली इसको सरदार जो है कहाँ पे जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे, ना कि गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल एक मतलब एक पर्टिकुलर जो है टेम्पल है,
यहाँ पे पूरा एक जो है पर्टिकुलर टेम्पल नहीं है। यहाँ पे देखिए मस्जिद मतलब मस्जिद, मस्जिद मतलब कई सारे मस्जिद, कोई एक पर्टिकुलर मस्जिद का नाम नहीं दिया। अगर कोई एक पर्टिकुलर मस्जिद का नाम दिया होता तब हम गोल्डन टेम्पल यहाँ से लगा सकते। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर मस्जिद का नाम नहीं दिया है तो गुरुद्वारा, गोल्डन टेम्पल में भी तो गुरुद्वारा है भाई, गोल्डन टेम्पल एक गुरुद्वारा ही तो है, तो बस वही है सेम। तो आप ये शायद समझ गए होंगे कि क्या। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए या फिर से देखिए, आपको समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि दिया हुआ है पा, पा मतलब पंजा, कैट, कैट मतलब बिल्ली, हूफ मतलब खुर, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जो है पा मतलब पंजा, पंजा बिल्ली का मतलब बिल्ली का पंजा है, बिल्ली, कैट का पा है, बिल्ली का पंजा है, कैट का पा है, बिल्ली का पंजा है, तो हूफ किसका होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एनिमल है, ठीक है, एनिमल है, अब उसके एक बॉडी का नेम है, ये हूफ है। तो यहाँ पर बॉडी का नेम बेसिकली ऑलरेडी यहाँ पे जब बॉडी का नेम है तो यहाँ पर बॉडी का नेम तो होगा ही, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक एनिमल होगा। अब क्या होगा वही भी देखते हैं, कौन से एनिमल, एनिमल में खुर पाया जाता है। खुर जो है होता है, हूफ जो है पैर में लगा होता है, तो आप समझ गए होंगे। तो क्या डी एलिफेंट में खुर पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। लैम मतलब मेमना, जो है बकरी के बच्चे का होता है मेमना, लैम कहते हैं, उसमें खुर पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। लॉयन शेर, शेर में तो पाया ही नहीं जाता। अब बचा हमारे पास हॉर्स, ठीक है, हॉर्स मतलब घोड़ा होता है, तो घोड़े में खुर पाया जाता है। जैसे कैट, पंजा, कैट के लिए पा, बिल्ली के लिए पंजा यूज हो रहा है, तो उसी हिसाब से हॉर्स के लिए खुर यूज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अब हमारा जो है छठवां क्वेश्चन आता है, एजेंडा दिया हुआ है, मीटिंग दिया हुआ है। अब उसके बाद चार ऑप्शन है हमारे पास। क्या कह रहा है, प्रोग्राम होगा, फंक्शन होगा, परफॉर्मेंस होगा तो टिकट होगा, मैप होगा तो स्केल होगा, फुट नोट होगा तो आर्टिकल होगा। तो अब इसमें हम देखेंगे कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि एजेंडा है, मीटिंग है, तो कोई एक एजेंडा है उसी हिसाब से मीटिंग हो रहा है, तो कोई एक प्रोग्राम है तो फंक्शन है, परफॉर्मेंस है तो टिकट है, मैप है तो स्केल है, फुट नोट है तो आर्टिकल है। ये देखिए कॉन्सेप्चुअल बेस हो सकता, आगे है क्वेश्चन। अब इसमें होगा क्या, तो जैसे अब हम समझ, ऐसे आपको बता रहे एग्जाम्पल में, जैसे कोई एक मीटिंग होता है तो उसमें कोई एक एजेंडा उठता है, तो मीटिंग में एजेंडा उठ रहा है, ठीक है, कोई एक है उसमें कोई एक एजेंडा उठ रहा है, या फिर कोई एक एजेंडा है उसी के कारण मीटिंग हो रहा है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, समझिए, कोई एक एजेंडा है उसी के कारण मीटिंग हो रहा है, या कोई मीटिंग में एजेंडा उठ रहा है। अब ऐसे ही, अब देखिए यहाँ पे फंक्शन, इसको छोड़िए अभी, पहले देखिए आर्टिकल है, फुट नोट है, ये तो एकदम बिल्कुल अलग है। आर्टिकल, फुट नोट, आर्टिकल मतलब जो वही जो है न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल छपते हैं, तो ये बहुत ही अलग है। स्केल दिया हुआ है, मैप है, तो मैप और स्केल यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अलग है। अब टिकट दिया हुआ, परफॉर्मेंस और फंक्शन एंड प्रोग्राम, ये दोनों में हमको दिक्कत हो रहा है, ये दोनों तो बहुत अलग है, इसको हम काट दिए, ये नहीं हो सकता। अब यहाँ पे कह रहा है कि मीटिंग में एजेंडा या एजेंडा से मीटिंग हो रहा है, तो ठीक है, अब टिकट, हमने टिकट लिया परफॉर्मेंस देखने के लिए, कोई फंक्शन है उसमें प्रोग्राम हो रहा है, या कोई प्रोग्राम है उसमें फंक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस में टिकट तो नहीं हो सकता ना, देखिएगा, एजेंडा है तो मीटिंग है, मीटिंग है तो एजेंडा है, ठीक है, परफॉर्मेंस है तो टिकट है, ये तो हो नहीं सकता। टिकट है, परफॉर्मेंस हो सकता है, लेकिन परफॉर्मेंस है, टिकट नहीं हो सकता, तो ये कट गया हमारा। अब यहाँ पे प्रोग्राम है तो फंक्शन है, फंक्शन है तो प्रोग्राम है, तो दोनों एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। आप इसे यहाँ पे ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप इसको जो है, इसमें बेसिकली कुछ था नहीं, दोनों एक दूसरे को, इसको जो है ऐसे था बस, और बाकी कुछ नहीं था, एक दूसरे के मिले हुए थे, बाकी इसमें कुछ था नहीं। फिर हमारा सातवां क्वेश्चन था नाइफ, नाइफ मतलब चाकू, चॉपर, कुल्हाड़ी। अब चार ऑप्शन दिए हैं, वॉकिंग, फिटनेस, स्विम, फ्लोट, सीजर, क्लॉथ, क्विल्ट, ब्लैंकेट। मतलब क्विल्ट मतलब रजाई होता है, ब्लैंकेट मतलब कंबल। अब देखिए, नाइफ है, चाकू है, कुल्हाड़ी है, चॉपर, दोनों काटने का काम कर रही है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए, क्या कर रहे हैं, नाइफ एक चाकू है, चॉपर कुल्हाड़ी, एक कुल्हाड़ी है एक चाकू है, दोनों क्या कर रही है, काटने का काम कर रही हैं। अब यहाँ पे उसी उसी सेम वे में हमको देखना है कि उसी सेम वे में आंसर आता है कि नहीं। अब देखिए, यहाँ पे वॉकिंग है, फिटनेस है, मतलब चल रहा है, फिटनेस है, जरूरी नहीं भाई, बहुत लोग मोटे होते हैं, अपना जो है फिटनेस को कम करने के लिए चलते हैं, या बहुत लोग चलने के लिए फिटनेस करते हैं, तो यहाँ पे मतलब को रिलेट नहीं कर रहा है, दोनों एक दूसरे से अलग है। स्विम, तैरना या बहना, एक तो तैर रहा है एक बह रहा है, ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। सीजर्स, क्लॉथ मतलब कपड़ा है काट रहा है, ये भी नहीं हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेल्ट, ब्लैंकेट, रजाई, कंबल, ये हो सकता है। रजाई, कंबल, रजाई भी ओढ़ने के लिए काम देता है, कंबल भी ओढ़ने के लिए काम देता है ठंड में। ठंड में हम क्या करते हैं, रजाई ओढ़ने के लिए काम देता है। एक बार इसको फिर से देख लीजिए, यहाँ पे छुटा हुआ था, तो यहाँ पे नाइफ है, चॉपर है, चाकू है, कुल्हाड़ी है, ठीक है। अब इसी समय दोनों काटने का काम कर रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, दोनों काटने का काम कर रहे हैं, ठीक है, इसको आप देख लीजिए, दोनों काटने का काम कर रहे हैं, तो उसी सेम अवस्था में हमको लेना है। चार ऑप्शन हमारे पास है, वॉकिंग है, फिटनेस है। अब एक तो वॉक कर रहा है और एक दूसरा फिटनेस बना रहा है। भाई वॉकिंग करने से क्या फिटनेस बनेगा, बनेगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मोटे होते हैं, उसलिए वॉकिंग करते हैं ताकि उनका फिटनेस कम हो, ठीक है। फिर उसके बाद जो है स्विम है, तैरना है, फ्लोट है, एक बह रहा है एक तैर रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सीजर है, क्लॉथ है, कैंची है और कपड़ा है, ये तो दोनों जो है आपस में काटने का काम हो रहा है, लेकिन ये क्या काट रहा है, कपड़ा काट रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों काटने का काम कर, नाइफ अलग काट रहा है, ये भी ये सब्जी काटने का काम देता है, ये लकड़ी है, कुल्हाड़ी ये जो है लकड़ी वकड़ी काटने का काम देता है। तो ऐसे ही क्या है, क्वेल्ट है, ब्लैंकेट है, रजाई है, कंबल है, क्या दोनों ठंड में, दोनों जाड़े में, दोनों विंटर में होने का काम देती हैं, ताकि हम ठंड से बचें। रजाई कंबल दोनों एक दूसरे के जो है रिलेशन में है। फिर अब हम आगे जो है अपना क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है आठवां, बैडमिंटन कोर्ट दिया गया है, तो फिर बैडमिंटन कोर्ट, फिर उसके बाद चार ऑप्शन हमारे पास है, देखते हैं क्या होगा। कह रहा है कि बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है, कोर्ट में। कोर्ट मतलब देखिए, सबका खेलने का जो फील्ड प्लेस है अलग है, मैंने बताया था ना वहाँ पे वर्क एंड वर्क प्लेस। वैसे ही कोई जो भी गेम होता है, इंडोर एंड आउटडोर कोई भी गेम होता है, उनके खेलने का प्लेस अलग होता है। जैसे हम क्रिकेट जो है स्टेडियम में खेलते हैं, फिर हॉकी भी स्टेडियम में खेलते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्टेडियम या फील्ड में खेलते हैं। वैसे बैडमिंटन एक कोर्ट है, ये कोर्ट जो है बेसिकली एक जो है
कोर्ट की तरह होता है, काफ़ी बड़ा रूम होता है, उसको कोर्ट कहा जाता है, वहाँ पे बैडमिंटन खेला जाता है। अब हॉकी स्टिक, ये क्या है? हॉकी है, स्टिक है, कह रहा है कि हॉकी है और स्टिक है। फिर उसके बाद दूसरा है क्रिकेट है, बैट है। अब ये क्रिकेट बैट तो यहाँ पे नहीं, क्योंकि एक जो है, एक तो है हमारा, एक तो गेम है, लेकिन एक कोई फील्ड प्लेस है। ये हमारा गेम हो गया, ये उसका प्लेस हो गया, कहाँ पे हम खेलते हैं? बैडमिंटन कोर्ट पे खेलते हैं। हॉकी है, स्टिक है। हॉकी हॉकी जो बेसिकली खेला जाता है, स्टिक एक अलग होता है, वो भी डंडी की तरह होता है, तो ये बेसिकली नहीं होता, क्योंकि क्या होना चाहिए? एक गेम होना चाहिए, एक प्लेस होना चाहिए। फिर उसके बाद क्रिकेट बैट, ये दोनों खेलने का काम करते हैं, लेकिन एक गेम तो है, क्रिकेट तो गेम है, लेकिन जो है यहाँ पे प्लेस नहीं, ये नहीं हो सकता। फुटबॉल गोल, ये भी सेम उसी के रिलेटेड है। फुटबॉल जो है खेलने का तो है गेम, लेकिन ये गोल जो है उसका तो एक फुटबॉल का एक जो है अंदर का भाग हो गया, ठीक है, ये कोई कुछ अलग है, प्लेस नहीं है, ये नहीं हो सकता। अब बचा क्या? सी बचा, तो यही होगा, क्या है? स्केटिंग है, रिंग है। स्केटिंग जो बेसिकली जो है बर्फ पे जो है सरका जाता है, उसको स्केटिंग कहते हैं, आप लोग को पता होगा। तो वो कहाँ खेलें? बर्फ का मैदान होता है, बर्फ की वादियां या बर्फ का मैदान होता है, वहाँ पे स्केटिंग खेला जाता है। उसको बेसिकली इंग्लिश में उसका प्लेस क्या कहते हैं? रिंग, RINK, रिंग। रिंग कहते हैं बर्फ का मैदान जहाँ पे स्केटिंग खेला जाता है। जैसे बैडमिंटन खेला जाता है कोर्ट में, वैसे ही उसी अवस्था में स्केटिंग खेला जाता है रिंग में। अब आइए हम नवा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रिया और वीना, यहाँ से समझ में आ रहा है? तो कुछ दिया हुआ है भैया, ऑस्ट्रेलिया, ये हमको एक कंट्री लगती है, ठीक है। वीना इसका कैपिटल होगा, ठीक है। अब उसी सेम वे में हमको देखना है, मैंने आपको बता दिया कंट्री एंड कैपिटल कुछ चीज़ें, ठीक है। पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? लाहौर है, नहीं, गलत हो गया। फिर उसके बाद यूएसए का कैपिटल ऑरलैंडो है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का मैंने बताया था ना, वाशिंगटन DC है, ये भी गलत हो गया। जर्मनी का कैपिटल क्या लंदन है? नहीं है। इजिप्ट का कैपिटल कायरो, वहाँ पे देखिए मैंने लिस्ट में बताया है ना, इजिप्ट का कैपिटल कायरो है, तो ये सही है, बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 10वां क्वेश्चन दिया है, डॉग और बार्क। डॉग कुत्ता क्या करता है? बार्क, बार्क मतलब होता है भौंकना। कुत्ता क्या करता है? भौंकना है, भौंकता है, ठीक है। मंकी क्या करता है? रोर करता है। भाई मंकी रोर करेगा? नहीं, ये गलत है। फिर उसके बाद क्या है? हॉर्स नी। फिर उसके बाद आउल चिप, हॉर्स नी ये हो सकता है, आउल चिर्प ये नहीं होगा। स्पैरो ट्रम्पेट ये भी नहीं होगा। हॉर्स नी, घोड़ा जो है, घोड़ा क्या कहता है? हिनहिनाता है, ठीक है। हॉर्स मतलब घोड़ा, नी मतलब हिनहिनाना, घोड़ा। जैसे डॉग बार्क करता है, उसी सेम अवस्था में हॉर्स क्या करेगा? हिनहिनाएगा, नी करेगा, ठीक है। ये हमारा 10वां क्वेश्चन हो गया। अब हम 11वां क्वेश्चन, ये हमारा जो है, अब देखिए यहाँ पे टाइप 2 आ गया है, जहाँ पे हम देखेंगे बेसिकली जो है इसका क्या है? कोडिंग डिकोडिंग वाला अल्फाबेट एनोलॉजी। तो इसको करने के लिए देखिए, अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट आप यहीं से ऐसे नंबरिंग करिए, सब कुछ हो जाएगा। तो अभी मैं समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, तो देखिए इसको पहले उतार लीजिए। BCF का ये है, तो इसका क्या होगा? इसको उतार लीजिए, BCFE है, फिर HIL के हैं। बी का प्लेस वैल्यू 2 है, 3 है, फिर 6 है, 5 है, ठीक है। यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ सॉरी यहाँ पे H का 8 है, I का 9 हो जाएगा, ठीक है। J का 10 होता है, तो K का 11 हो जाएगा, L का 12 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करे देखिएगा आप, यहाँ से हमको कोडिंग डिकोडिंग में बताया इसको कैसे किया जाता है, ठीक है। 2 है, हमको 8 बनाना है, +6 करेंगे। 3 है, हमको 9 बनाना है, +6 करेंगे। 6 है, 12 बनाना है, +6 करेंगे। 5 है, +11 बनाना है, +6 करेंगे। मतलब ये जो है +6 हो रहा है, तो उसी को हमको NORQ को हमको लाना पड़ेगा उसी सेम अवस्था में। तो इसमें +6 ऐड कर दो। तो अब यहाँ पे O15 है हमारा, N जो है 14 है, R 18 है, Q 17 है, ठीक है। 14 6 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 17 6 23 हो जाएगा। 20 पे हमारा पास T आ जाता है, और 23 पे हमारा W आ जाता है। तो क्या अब देखिए यहाँ पे कर लिए, मैंने बताया ना कोडिंग डिकोडिंग देखिए, तो वहाँ पे शॉर्ट में कैसे किया जाता है मैंने बताया। 20 पे T, 23 पे W। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मतलब होती हैं, जैसे उसको क्या कहते हैं, कौन सा रूल होता है? कैंसलेशन रूल लगाते हैं, और एक नाम और होता है, याद नहीं आ रहा है यार हमको। तो अब यहाँ पे आ गया टी, शुरू में टी होगा, ये तो लास्ट में डब्लू होगा। तो ऑप्शन में मिला लीजिए कहाँ पे टी और कहाँ पे डब्लू है। टी तो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन लास्ट में डब्लू नहीं आ रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। टी यहाँ पे आ रहा है, लास्ट में डब्लू नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा सी और बी, तो टी और डब्लू यहाँ पर भी है, टी डब्लू यहाँ पर भी है। तो आगे देखते हैं, 15 6 21 हो गया। 21 पे क्या है? STU, यू यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैंने बताया ना कोडिंग डिकोडिंग आप देख लीजिए, वहाँ पे कैसे सवाल किया गया है, तो आपको ये जो है ये फास्ट है, जब आप करने लगेंगे तो वहाँ पे समझ जाएंगे, ठीक है। फिर अब यहाँ पे देखिए फिल्म है ADGH, इसको लिख लीजिए ऐसे। 6 है, 9 है, फिर उसके बाद 12 है, फिर यहाँ पे 13 हो गया, फिर 1 4 7 8 हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, 6 है, हमको 1 बनाना है, तो -5 करेंगे। 9 है, 4 बनाना है, तो -5 करेंगे। 12 है, 7 बनाना है, -5 करेंगे। 13 है, 8 बनाना है, -5 करेंगे, ठीक है। अब इसी सेम वे में हमको मिल्क को लेना है। मिल्क का क्या होगा? इसी सेम वे में हमको लेना है, तो मिल्क -5 -5 -5 -5 में सब कर दीजिए, और इसको नंबरिंग कर दीजिए। इसका जो है हमारे पास एम का जो है 13 होता है, आई का 9 होता है, एल का 12 होता है, और के का हमारे पास 11 होता है। देखिए अगर ये कोडिंग डिकोडिंग आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वीडियो सेक्शन में जाइए, कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया गया है, आप वहाँ से पढ़िए। आपको बहुत इजी में पढ़ाया गया है, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं सब बताया गया है। तो उसका प्लेस वैल्यू भी क्या है सब बताया गया है, ठीक है। 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा भैया? हाँ, तो हाँ, तो 13 में से 5 गया, हमारे पास 8 बचा। फिर यहाँ पे 11 में से 5 गया, हमारे पास 6 बचा। 8 पे क्या आता है? 8 पे हमारे पास H आता है, 6 पे हमारे पास क्या आता है? F आता है, ठीक है। देखिए 8 पे हमारे पास H, 6 पे हमारे पास F है। तो अब H और F हमको लास्ट में देखना है, शुरू में और लास्ट में देखना है। पहले देखते हैं, ए में H है,
नहीं है तो बिल्कुल ये नहीं होगा। अब बी में देखते हैं एच है लेकिन लास्ट में एफ नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए सी में देखिए और डी में देखिए, दोनों में एफ आ रहे हैं, तो हमको फिर आगे उसके बाद बनना है 9 में से 5 गया 4, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। यहाँ पे ई है तो डी नहीं है तो ये नहीं होगा। यहाँ पे ये देखिए एच डी जी एफ, ये ऐसे ही आएगा। 12 में से 5 गया 7 बचेगा, तो यहाँ पे जी हो जाएगा। तो देखिए सेम आ गया ना इसके बराबर। तो यही हमारा 12 का आंसर हो गया। अब 13 हमारा क्या कह रहा है कि 13 हमारा कह रहा है, देखिएगा क्यू हो जाएगा, टी हो जाएगा, यू हो जाएगा, आई हो जाएगा, एल हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है, क्यू 17 20 और टी यू 21, आई 9 12 और 13। अब देखिए यहाँ पे ये जो है इसमें क्या करना पड़ेगा। हाँ तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ मतलब इसमें बहुत अंतर हो जा रहा है, तो कुछ हमको ऐसा समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, हमको कॉन्सेप्ट बेस देखना पड़ेगा। देखिए अगर यहाँ पे ऐसे देखेंगे 17 को 9 करनी पड़ेगी, फिर उसमें हमको घटाना पड़ेगा। हाँ 20 है 12 लाने के लिए हमको -8 करेंगे, तो यहाँ पे हमको सेम वे नहीं मिल पाएगा, तो वहाँ पे गलत हो सकता है। तो कुछ अलग हो रहा है, तो देखिए कुछ हमको रिलेशन मिल रहा है कहीं, तो यस रिलेशन मिल रहा है। 17 + 3 होकर 20 बन रहा है, फिर उसके बाद +1 हो रहा है। ऐसे ही 9 + 3 होकर 12 बन रहा है, फिर उसके बाद +1 हो रहा है। तो सेम वे में, उसी सेम वे में कहीं ना कहीं ऐसे होगा। तो इसके सेम वे में देखते हैं बी ई और एफ। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 5 लगाएंगे 6। यहाँ पर भी देखिए वैसे ही हो रहा है, 2 + 3 5 हो रहा है, +1 6 हो जा रहा है। देखिए 17 3 20, 20 + 1 21 और 9 3 12, 12 + 1 13। ऐसे ही 2 3 5, 5 + 1 6। तो अब इसमें सब में नंबरिंग कर दीजिए। तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए हमको आंसर से लेना पड़े तो आप डी से उठाइएगा। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 2 हो जाएगा, एस टी यू, यू है 21 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे 21 3 24 तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको एक जोड़ना था, 21 + 3 24 + 1 जोड़ना था, तो यहाँ पे 25 आना चाहिए ना, तो यहाँ पे 2 आ जा रहा है, ये नहीं होगा। अब सी वाला क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए 23 26 1। अब देखिए 23 + 3 26 हो रहा है, यहाँ फिर +1 हो रहा है, ये आ गया, तो हमारा यही आंसर होगा। इसको ये कैसे हुआ, ये मैंने वहाँ पे बताया है कि 26 के बाद +1 कैसे आ जाता है, क्योंकि हमारे पास अल्फाबेट में A to Z जो है वो 1 2 जो है 26 है। तो अगर Z पे खत्म होता है तो वो फिर 1 से शुरू होता है, फिर A से शुरू होता है। अगर 26 पे एंड हुआ तो वो 1 से शुरू होगा, Z पे खत्म हुआ तो फिर वो A से शुरू होगा। तो इसको आप कोडिंग डिकोडिंग जाके एक बार देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो 13 का आंसर हमारा सी आ गया। अब हमारे पास जो है 14, ये हमारा जो है एक अलग टाइप हो गया। इसमें जो है बेसिकली नंबर सिस्टम के बेस्ड में है ये, इसको हम देखेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। ये जो है नंबर वाला है, नंबर एनालॉजी के बेस पे है। तो 14वां क्वेश्चन है, 17 है 34 है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, उसी सेम अवस्था में क्या होगा, यहाँ पे 10 है। कह रहा है कि 17 है, 17 को कैसे 34 बनाया गया है, तो उसी सेम अवस्था में यहाँ पे कुछ होगा, तो उसको जो है कैसे 10 बनाया गया है। अब देखिए आप इसको देखिए क्या किया गया है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 17 × 2 17 दूना 34, तो इसी सेम अवस्था में तो कुछ ना कुछ तो किया होगा। अगर 17 दूना 34 आ रहा है तो यहाँ पे 5 दूना 10 तो हो रहा होगा, तभी 10 आया है। तो अगर ये 5 दूना 10 है तो यहाँ पे 5 होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास 5 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 5 है तो आंसर में हमको कहीं ना कहीं 5 मिलेगा। तो कहाँ मिल रहा है, सी में हो रहा है। 17 दूना 34, 5 दूना 10, सी हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 8 है 66 है, क्वेश्चन मार्क है 38 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर भी हमको साफ साफ दिख रहा है। हमारे पास क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है 8 8 64, 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 होता है, फिर इसमें +2 ऐड करके 66 बनाया गया। मतलब 8 8 64 + 2 ऐड करके हमको ये मिला। तो उसी अवस्था में यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है, 38 है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कुछ ऐसा दिया है, अगर 2 दूना 4 करेंगे +2 ऐड करेंगे तो नहीं होगा। 12 12 में 144, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 19 दूना ये भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे पास बचा 6 का स्क्वायर हम जानते हैं 36 होता है, उसमें +2 ऐड करेंगे 38 हो जाएगा। तो ये हो गया। तो आपको स्क्वायर क्यूब ये सब जो है, स्क्वायर तो कम से कम आपको जो है 40 50 तक याद होना चाहिए, और क्यूब जो है कम से कम 25 तक याद होना चाहिए। तो आप बेसिकली ऐसे क्वेश्चन को आराम से एकदम ईजिली वे में टैकल कर सकेंगे। फिर उसके बाद आपके लिए कोई गड़बड़ी होगी नहीं, आराम से टैकल कर सकेंगे जो है। और रही बात, अगर आपको जो है हमारी जो है वीडियोज़ अच्छी लगी, पसंद आई, हेल्पफुल हुई, आपके लिए हेल्पफुल, और वैसे तो पसंद आएगी, हेल्पफुल हो, क्योंकि डिटेल में समझाता हूँ और आपको समझ में भी आई होगी। अगर समझ में आया तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन को करिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में करिए, वहाँ से आप जो है कमेंट सेक्शन में करेंगे तो हम उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा तो आपके कमेंट सेक्शन से जो है क्वेरीज रहेगी उसको लेकर आएंगे। और रही बात हिंदी इंग्लिश के लिए, तो आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए यार। बिल्कुल मैं हिंदी में ही पढ़ाता हूँ, इंग्लिश में भले से कंटेंट रहता है लेकिन सब कुछ समझाता हिंदी में हूँ। और बस आप पढ़ते रहिए और सेल्फ स्टडी बहुत करिए, टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम इजी नहीं रहता है। जो लोग कहते हैं कि भैया ठीक है लास्ट में 1 महीना पढ़ोगे निकाल लोगे, तो नहीं निकाल सकते, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि आपसे अच्छे अच्छे पढ़ने वाले हैं, और एयू में खासकर अगर एयू में एंट्रेंस लेने वाले हैं तो आपका सामना जो है पीसीएस वालों से होने वाला है। ठीक है, पीसीएस आईएएस सबसे होने वाला है। तो आप समझ लीजिए, अगर आप जो है ग्रेजुएशन करके आए हैं तो आप ये जो है आप अपने मनोबल को कम मत करिए। आप मतलब, और वही बता दे रहा हूँ मैं, जो टॉपर होते हैं वो ग्रेजुएशन वाले होते हैं, बल्कि जो आईएएस और पीसीएस की तैयारी होते हैं वो टॉपर नहीं होते हैं एंट्रेंस के। जो ग्रेजुएशन के जो फ्रेशर होते हैं वही टॉपर होते हैं। तो आप पढ़ते रहिए, मैंने हर एक कंटेंट ले आना है, वीडियो ले आना है, उसको देखिए। अगर आता है तो देखिए, नहीं आता है तो आप अपने से पढ़िए। बाकी तो मैं तो लेकर आऊँगा अपने टाइम पे ही वीडियो लेकर आऊँगा। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो भी जो है रीजनिंग का रहेगा या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का रहेगा, आपके पास 1 2 दिन में आ जाएगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा, वीडियो समझ में आया, तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और अपने दोस्तों को और आस पड़ोस लोगों को शेयर करिए, अपने कॉलेज या अपने जो है क्लासमेट के साथ शेयर करिए। और जितने जो है आप जो है
मतलब जो है इस चैनल को जो है अगर सपोर्ट करेंगे तो ये भी आपको सपोर्ट करेगा और फुल सपोर्ट करेगा, और वैसे भी कर रहा है, तो आप जब और सपोर्ट करेंगे तो हम और सपोर्ट करेंगे आपको। तो तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मज़े में रहिए।